तो आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड के बारे में, और ये भी कि क्यों ये मॉन्स्टर्स और हंटर्स एग्जिस्ट करते हैं और कैसे जिन्हों को ये स्क्रीन मिली एक्सेट्रा। तो जानने के लिए वीडियो पे बने रहना। और स्टार्ट करने से पहले एक स्पॉइलर वार्निंग, फिर मत बोलना कि बताया नहीं। एक दूसरी दुनिया में जब लाइट यानी प्रकाश और डार्कनेस मींस अंधकार के अलावा कुछ नहीं एग्जिस्ट करता था, तब एब्सोल्यूट बीइंग ने इन सिंपल गॉड ने लाइट से गॉड्स के मैसेंजर मींस रूलर्स को क्रिएट किया और डार्कनेस से 8 मोनार्क्स को क्रिएट किया। अब मोनार्क्स का जन्म वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए हुआ था और उधरी मैसेंजर्स का जन्म वर्ल्ड को प्रोटेक्ट और मेंटेन करने के लिए हुआ था। काइंड ऑफ एक सिक्के के दो पहलू कह सकते हो। अब ऐसे में जब एक को प्रोटेक्ट करने का और दूसरे को खत्म करने का ऑर्डर मिला है, तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट मींस वॉर तो होगी ही। फिर क्या था, दोनों ने ही एक कभी ना खत्म होने वाली जंग शुरू कर दी। और कभी ना खत्म होने वाली मैं क्यों बोल रहा हूँ वो तुम्हें आगे जाके पता चलेगा। और इस वॉर में दोनों तरफ के बहुत से सोल्जर्स मारे गए और मारे जा रहे थे। अब एक दिन इस वॉर से थक के एक रूलर मींस मैसेंजर ऑफ गॉड, जिसे द ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट भी कहा जाता है, उसने एब्सोल्यूट बीइंग से मदद मांगी कि वो अपनी स्ट्रेंथ दे जिससे वो अपने एनिमीज जो मोनार्क्स थे उन्हें मार सके और एज अ ट्रिब्यूट उनका सर एब्सोल्यूट बीइंग को ऑफर कर सके। नहीं, खाने के लिए नहीं, एज अ ट्रिब्यूट। लेकिन एब्सोल्यूट बीइंग ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी फ्रेगमेंट्स ऑफ ब्रिलियंट लाइट ने ये रियलाइज किया कि उनकी मोनार्क्स के साथ ये बैटल एब्सोल्यूट बीइंग के लिए एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है और वो नहीं चाहता कि ये वॉर खत्म हो। और अभी तक सब ने गॉड के रूल्स को फॉलो किया जो थे वर्शिप द गॉड, प्रेज द गॉड एंड प्रूव योर फेथ टू गॉड। और जो भी ये नहीं करता वो बचेगा नहीं। अब ये सेम वही कार्डेनन टेंपल्स के रूल की तरह हैं, लेकिन इसके बाद भी मरने वालों के नंबर सर्वाइवर से ज्यादा हो गए थे और डेथ उनका भी इंतजार कर रही थी जो इन कमांडमेंट्स और रूल्स को मान रहे थे। और ये वॉर तब तक चलती जब तक एब्सोल्यूट बीइंग जिंदा है। और इसीलिए द फ्रेगमेंट्स ऑफ ब्रिलियंट लाइट ने ये मीनिंगलेस वॉर को खत्म करने के लिए अपनी तलवारें पीछे खींच ली। इन सिंपल पीछे हट गए और एब्सोल्यूट बीइंग को मारने का ठान लिए। और ये एक विद्रोह था एब्सोल्यूट बीइंग के अगेंस्ट। और इस विद्रोह के खिलाफ सिर्फ एक ही रूलर और मैसेंजर ऑफ गॉड खड़ा हुआ जो था एसबॉर्न, द ब्राइटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर, जिसने एब्सोल्यूट बीइंग की साइड ली। बट बाकी रूलर्स के कंपैरिजन में उसकी आर्मी बहुत ही ज्यादा छोटी थी और रूलर्स की आर्मी के खिलाफ उनका कोई मैच नहीं था। एंड एज अ रिजल्ट एसबॉर्न हार गया। और जब वो मरने वाला था, हाँ, एसबॉर्न ने भी यही सोचा था कि वो मरने वाला है, बट तभी उसने डार्कनेस में अपनी आंखें खोली और तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, यहाँ तक कि एसबॉर्न को भी नहीं। लेकिन ये हुआ कैसे? तो हुआ ये था कि एब्सोल्यूट बीइंग ने एसबॉर्न के अंदर एक यूनिक पावर डाली थी, जो थी कि एसबॉर्न जब भी अराइज बोलेगा तब वॉर में मरे हुए जितने भी लोग हैं वो उसकी शैडो आर्मी का हिस्सा बन के लौटेंगे, जिन्हें हम शैडो सोल्जर्स भी कहते हैं। फिर क्या था, एसबॉर्न ने अराइज चैंट किया और सारे मरे हुए सोल्जर्स शैडो आर्मी के रूप में उभर के आए। और ये चीज मैंने पहले भी बताई थी कि मरे हुए लोगों के नंबर सर्वाइवर से ज्यादा थे और इसीलिए एसबॉर्न की आर्मी बहुत ज्यादा बड़ी थी। और फिर उसने बैटल में अपनी आर्मी का नेतृत्व किया और जब एसबॉर्न एब्सोल्यूट बीइंग को बचाने के लिए पहुंचा तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। मींस एब्सोल्यूट बीइंग को रूलर्स मार चुके थे। और अब जब कोई गॉड ही नहीं था तो रूलर्स ने खुद को गॉड कहा और रूलर्स बन गए। मतलब उनको अब रूलर्स कहा जाने लगा। मैं स्टार्टिंग से ही इसलिए बोल रहा था बिकॉज मैसेंजर ऑफ गॉड थोड़ा लंबा नाम है और तुम समझ ही सकते हो। सो अब तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा होगा कि एब्सोल्यूट बीइंग तो गॉड था, तो फिर उसे रूलर्स मार क्यों पाए? तो इसका रीजन ये है कि एब्सोल्यूट बीइंग के पास बहुत ज्यादा पावर थी, वो कुछ भी क्रिएट कर सकता था। बट अनफॉर्चुनेटली वो अपनी उस पावर को खुद के लिए अपने डिफेंस के लिए नहीं यूज कर सकता था। मतलब वो था तो गॉड जो सिर्फ चीजें बना सकता था और वो अपने डिफेंस के लिए भी कुछ बना सकता था, बट रूलर्स ने उसे ये करने का टाइम ही नहीं दिया और वो मारा गया। और पता है मुझे क्या लगता है कि वो खुद को बचाना ही नहीं चाहता था और इसीलिए उसने कुछ किए बिना ही मरने का फैसला किया। सो बैक टू द पॉइंट, रूलर्स ने उन डिवाइसेस का यूज किया जो एब्सोल्यूट बीइंग की पावर्स को कंटेन करते थे और मोनार्क्स के ऊपर अटैक करना चालू कर दिया। और इनका सबसे पहला शिकार बना लेगिया, द मोनार्क ऑफ द बिगनिंग, और इसे हम द किंग ऑफ जायंट के नाम से भी जानते हैं। अब इससे बैलेंस ऑफ पावर हिल गया, उसी तरह जैसे ज्यादा खर्चा करने से बजट हिल जाता है। एनीवेज, तो अब रूलर्स ज्यादा पावरफुल हो गए थे मोनार्क से और इसी मौके का फायदा एसबॉर्न ने उठाया और मोनार्क्स का साथ देने का डिसाइड किया। अब मोनार्क्स भी जानते थे कि बिना एसबॉर्न की हेल्प के वो ये वॉर नहीं जीत सकते, तो उन्होंने एसबॉर्न के साथ अपनी फोर्सेस ज्वाइन कर ली रूलर से फाइट करने के लिए। और ऐसे ही द ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट बन गया एसबॉर्न द शैडो मोनार्क। और समय भी एसबॉर्न की तरफ था, तो जो भी कॉर्प्स मींस मरे हुए लोगों के सब बैटलफील्ड में छोड़ दिए जाते थे, वो सभी शैडो मोनार्क की आर्मी बन जाते थे। और अब एसबॉर्न द शैडो मोनार्क की पावर इतनी बढ़ चुकी थी कि वो द किंग ऑफ बजर्ट ड्रैगन्स आंद्रेस, जो मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन था, उसकी आर्मी के जितना पावरफुल हो गया था। तब रूलर्स के साथ साथ सारे मोनार्क्स भी एसबॉर्न से डरने लगे। तब दो मोनार्क्स ने साथ मिलकर एसबॉर्न को खत्म करने की कोशिश
की और इस बैटल में एसबॉर्न की आर्मी नियरली खत्म हो चुकी थी। अब शैडो मोनार्क एसबॉर्न बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और जब दोनों मोनार्क्स हारने लगे तो मोनार्क ऑफ फैंग्स अपने सैनिकों को छोड़कर भाग गया, लेकिन इस धोखेबाजी की कीमत बेरन द मोनार्क ऑफ व्हाइट फ्लेम्स, जिसे द किंग ऑफ डीमंस के नाम से भी जाना जाता है, उसने चुकाई। इन सिंपल एसबॉर्न ने बेरन द मोनार्क ऑफ व्हाइट फ्लेम्स को मार दिया। मतलब 8 में से 1 मोनार्क को एसबॉर्न ने पहले ही निपटा दिया था। और तभी सारे रूलर्स आते हैं और एसबॉर्न के सामने घुटने पे बैठ के उससे माफी मांगता है और बोलता है हमारे पास लड़ने के लिए और कोई रीजन नहीं है। अब जबकि रूलर्स के पास ऐसी पावर थी जिससे वो एसबॉर्न को नथिंगनेस के वर्ल्ड में भेज सकते थे। नथिंगनेस एक ऐसा वर्ल्ड है जहां सिर्फ इटर्नल डार्कनेस एग्जिस्ट करती है, मींस वहां अंधेरे के सिवाय कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता। लेकिन इसके बावजूद भी रूलर्स ने एसबॉर्न के साथ समझौता करने का ट्राई किया। एसबॉर्न सोचता है कि ये रूलर्स का अपने एक साथी को रेस्पेक्ट दिखाने का तरीका है जिसने पहले कभी आर्मी ऑफ ब्रिलियंट लाइट का नेतृत्व किया था। तब एसबॉर्न गुस्से में बोलता है तुमने कहा कोई रीजन नहीं है, तुम्हारी तलवारों और भालों ने मेरे मास्टर को मारा। तब एक रूलर बोलता है वो हमारे भी मास्टर थे। तब एसबॉर्न गुस्से में उस रूलर का मुंह पकड़ता है और बोलता है कि यही बात तुम्हारे क्राइम को और बड़ा बनाती है। तब वो रूलर बोलता है तुम इस बात को सबसे अच्छे से जानते हो कि हम सिर्फ इस वॉर को खत्म करना चाहते थे। तब एसबॉर्न बोलता है मेरे दिल को अपने भालों से चीर दो और यही वो अंत है जो तुम चाहते हो और तब तुम इस जंग के विजेता बनोगे। तब वही रूलर बोलता है कि अपने इस गुस्से को छोड़ दो, ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट। अब ये चीज देख के एसबॉर्न कंफ्यूज था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और इसीलिए उसने छुपने का फैसला किया अपने बदले का प्लान बनाने के लिए और अपने शैडो आर्मी को रिवाइव और रिबिल्ड करने के लिए। और फिर एसबॉर्न द मोनार्क ऑफ फैंग्स, जिसका नाम रकान था, उसके ऊपर अटैक करने का डिसाइड करता है। लेकिन अब जब शैडो मोनार्क एसबॉर्न मोनार्क्स का साथ नहीं दे रहा था तो उन्हें बहुत ज्यादा लॉस हुआ कॉम्बैट पावर का। आई मीन मोनार्क बुरी तरह से हार चुके थे रूलर से और इस हार का सामना करने के बाद मोनार्क्स डायमेंशन के गैप के बीच में जाके छुप गए, जिसे इंटरडायमेंशनल वॉइड भी कहते हैं। तभी अपना शैडो मोनार्क एसबॉर्न दोबारा से मोनार्क्स के सामने गया। तब द ड्रैगन किंग आंथ्रेस, जिसे द मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कहते हैं, उसने खुशी खुशी एसबॉर्न को एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज वो जानता था कि उन्हें अभी कॉम्बैट पावर की जरूरत है और अगर वो एसबॉर्न से लड़े तो उन्हें और भी ज्यादा लॉस होगा। अब मैं तुम्हें ये बता दूं कि आंथ्रेस जो द मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क होने के साथ ही बहुत ही ज्यादा क्लेवर और इंटेलिजेंट भी था। सो बैक टू द पॉइंट, उसके बाद मोनार्क्स एक नया वर्ल्ड ढूंढने लगते हैं जहां वो रूलर्स को पता लगे बिना अपनी नई आर्मी बना सके और वो प्लेनेट था अर्थ। और वहां जाते ही मोनार्क्स ने सभी को मार दिया था। अर्थ में मोनार्क्स ने इतनी तबाही मचाई थी कि जो सिटीज थी वो आग के समुंदर की तरह लग रही थी। अब जैसे तैसे रूलर्स ने मोनार्क्स का पता लगा लिया, लेकिन क्या फायदा, सब तो पहले ही खत्म हो चुका था। अब इस बात से रूलर्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे कि जिस डेनिजन्स ऑफ कियोस मींस मोनार्क्स की आर्मी को खत्म करने में वो अनसक्सेसफुल रहे, उन्होंने एक दूसरे वर्ल्ड को खत्म कर दिया। और अब चीजों को दोबारा से सही करने के लिए रूलर ने एक फॉरबिडन डिवाइस का यूज किया जो एब्सोल्यूट बीइंग की पावर्स को कंटेन करता था और इसे क्रिएट भी एब्सोल्यूट बीइंग ने ही किया था। और उस डिवाइस का नाम था द कप ऑफ रीइंकार्नेशन, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड। ये कप एक रिमार्केबल ऑब्जेक्ट था, मींस अद्भुत था, जो टाइम को 10 इयर्स पीछे ले जा सकता था। अब जब रूलर्स कप ऑफ रीइंकार्नेशन का यूज करते थे तब मरे हुए मोनार्क्स और लोग तो जिंदा हो जाते थे, लेकिन मोनार्क्स और रूलर्स को सारी बातें याद रहती थी कि पहले क्या हुआ था। वो कुछ भी भूलते नहीं थे। रूलर्स ने अर्थ को बचाने के लिए हर वो चीज कर ली जो वो कर सकते थे, लेकिन अर्थ और उसके लोग बहुत ही ज्यादा वीक थे और एक बिना माना और मैजिक का वर्ल्ड इतनी बड़ी बड़ी बैटल्स को नहीं सह सकता। इससे फर्क नहीं पड़ता कि रूलर्स जीते या मोनार्क्स, अर्थ हर बार तबाह हो जाती थी और रूलर्स भी ये जानते थे कि वो सबको नहीं बचा सकते। इसीलिए उन्होंने एक पोर्शन पॉपुलेशन को बचाने का डिसाइड किया जिससे अर्थ में लाइफ चलती रहेगी, मींस जिससे ह्यूमन पॉपुलेशन पूरी तरह से खत्म ना हो। और इसी तरह हंटर्स का जन्म हुआ और हंटर्स वो बींग्स थे जो बहुत ही बड़ी सेना के टकराव से बच सकते थे। मतलब ये कि रूलर्स कैसे भी करके मैनकाइंड को बचाना चाहते थे। और अब तुम लोग समझ ही गए होगे कि 10 साल पहले गेट्स क्यों खुलने लगे और हंटर्स कैसे बने। सो बैक टू द पॉइंट, जो हायर बींग्स हैं लाइक रूलर्स, वो भी टाइम के अगेंस्ट नहीं जा सकते, तो उन्होंने कप ऑफ रीइंकार्नेशन के द्वारा क्रिएट किए गए फ्लो ऑफ टाइम में अपनी की गई गलतियों को सुधारने की कोशिश की। उधर ही मोनार्क्स लगातार अपने प्लान्स और स्ट्रेटजीज को और ज्यादा रिफाइन कर रहे थे, मींस सुधार रहे थे। और ये तब तक चला जब तक कप ऑफ रीइंकार्नेशन की पावर खत्म नहीं हो गई थी और उसे अब कुछ ही बार और यूज किया जा सकता था। अब तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा होगा कि वो तो गॉड का टूल है तो उसमें कोई लिमिट्स नहीं होनी चाहिए। तो इसका रीजन ये है कि सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड में इनफाइनाइट पावर जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक उसी तरह जैसे एब्सोल्यूट बीइंग को उसके खुद के क्रिएशंस ने खत्म कर दिया और इसीलिए हर पावर का एक अंत है। मोनार्क्स ने इससे इंस्पिरेशन ली कि कैसे रूलर्स ह्यूमंस को पावर दे के वर्ल्ड को स्ट्रेंथन कर रहे हैं और उसी तरह मोनार्क्स अपने लिए एक ह्यूमन वेसल ढूंढने लगे जिससे वो अपनी आर्मी को रूलर्स की एक्सपेक्टेशन से पहले अर्थ पे ला सके। लेकिन शैडो मोनार्क और मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और कोई भी ह्यूमन एक बार में उनकी पूरी पावर को नहीं संभाल सकता था, इसीलिए उन्हें कोई भी होस्ट या कहूं वेसल नहीं मिला। तभी एक मेग यानी जादूगर जो किंग के लिए काम
काम करता था। अब यहाँ पे किंग का मतलब मोनार्क से है। वो एस्बॉर्न के पास एक प्रपोजल लेके आया कि वो एस्बॉर्न के लिए एक सुटेबल वेसल ढूंढेगा, बदले में उसे इमॉर्टैलिटी मींस अमरता चाहिए, और उसमें का नाम द आर्किटेक्ट था, और यही क्रिएटर है जिन्वू के सिस्टम का। हाउएवर कोई भी लिविंग थिंग डेथ का वेसल नहीं बन सकती, इसीलिए आर्किटेक्ट ने एक सिस्टम डिजाइन किया, एक ऐसे इंसान को ढूंढने के लिए जो माना के लिए हाईली रिस्पॉन्सिव हो, एक ऐसा आदमी जिसकी फिजिक अच्छी हो और स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी हो। उसने बहुत ढूंढा लेकिन ये प्रोसेस आसान नहीं थी। तभी एस्बॉर्न ने एक इंसान को नोटिस किया जो सिस्टम की बाउंड्री से पार था, और वो पर्सन था संग जिनवू। और एस्बॉर्न ने उसे इसलिए चूज किया बिकॉज वो वीक था, उसने डेथ को बाकियों से कहीं ज्यादा करीब से देखा था, लेकिन फिर भी वो हमेशा कैसे भी करके सरवाइव कर जाता था, और इसीलिए एस्बॉर्न ने उसे देखा और आर्किटेक्ट के मना करने के बाद भी उसे चूज किया। और आर्किटेक्ट ने सिस्टम को एक गेम की तरह डिजाइन किया जिससे जिनवू एस्बॉर्न की पावर को संभाल पाए। और जैसा तुम एनिमे में देख ही रहे हो कि जिनवू की बॉडी चेंज हो रही है, ना सिर्फ बाहर से बल्कि पूरे तरीके से, कि एक टाइम पे जिनवू शैडो मोनार्क की सारी पावर्स को संभाल पाए। मींस एक टाइम पे जिनवू नया शैडो मोनार्क बनेगा, लेकिन इस बार द शैडो मोनार्क एस्बॉर्न के रूप में नहीं, बल्कि द शैडो मोनार्क संग जिनवू के रूप में। अब तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जिनवू तो वेसल था, तो फिर वो कैसे खुद शैडो मोनार्क बना? तो इसका रीजन ये है कि एस्बॉर्न रूलर्स और मोनार्क्स की इस एंडलेस वॉर से थक चुका था और वो इसे खत्म करना चाहता था, और उसने जिनवू के साथ जो टाइम बिताया था उसमें उसे बहुत ज्यादा पीस और हैप्पीनेस मिली, और इसीलिए उसने अपनी पूरी पावर जिनवू को दे दी और इटर्नल रेस्ट में चला गया। और एक चीज जो मैं बोल रहा था, कार्डेनन टेंपल का ये स्टैच्यू ऑफ गॉड द एब्सोल्यूट बीइंग का ही रेप्लिका है, इन सिंपल वर्ड्स कॉपी है, बस फर्क ये है कि इसे भी आर्किटेक्ट ने ही बनाया था। सो ये था वीडियो कि कैसे जिनवू को सिस्टम मिला, कैसे वो शैडो मोनार्क बना, और ये रूलर्स और मोनार्क्स क्या है, और ये भी कि सोलो लेवलिंग वर्ल्ड में हंटर्स, डंजन्स और मैजिक बीस्ट या कहूं मॉन्स्टर्स कहां से आए। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज मैं इसी तरह के और भी ज्यादा ऑसम कंटेंट तुम्हारे लिए लाता रहूंगा। और हाँ, अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट्स में पूछ लेना, वहां मैं तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगा। और हाँ, अगर तुम्हें जानना है कि बरूटो सेट क्यों है तो ये वीडियो चेकआउट करो, और अगर तुम्हें जानना है कि कैसे यूजी की डेथ होगी तो ये वीडियो चेकआउट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सायोनारा।